जय हिंद दोस्तों, द्विवेदिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की सीरीज में हम लोग आज चौथा सेट करेंगे। कोड है 825 CU। ठीक है, आइए बिना कोई समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करेंगे। हमें पता है कि हमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों के अभियान का नेतृत्व किया था? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं गैरीबाल्डी, काबूर, मेजनी या बिस्मार्क। तो गैरीबाल्डी जो थे, इन्होंने इटली के एकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने 1860 में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो दोस्तों, जो 1932 का पूना पैक्ट था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्या हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में गए थे अंबेडकर जी, वहाँ से वो क्या किए थे कि जो अलग से प्रतिनिधित्व का अलग से चुनाव होगा, यानी कि अलग जगहों पे चुनाव होगा। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग निर्वाचन पद्धति का या अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को स्वीकार करवा के आ गए थे। गांधी जी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि जो हमारे जो हैं SC ST भाई लोग हैं, जो वो लोग जो हैं अलग क्षेत्रों में उनका निर्वाचन हो, वो हमारे देश से अलग हो जाए या हमारे जो है हमसे अलग, हमारे समाज से अलग हो जाए। तो उसके लिए गांधी जी आंदोलन पर बैठ गए। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इस बात के लिए अंबेडकर जी में और गांधी जी में बात हुई। 1932 में पूना पैक्ट हुआ और इसके तहत जो है दलित भाइयों को आरक्षण दिया गया, सीटों में भी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे यानी कि शैक्षिक संस्थाओं में भी आरक्षण दे दिया गया और अलग से उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग को रद्द कर दिया गया। वो मांग जो है अंबेडकर जी ने छोड़ दी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेल्जियम में जो तीसरे स्तर की सरकार है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार या क्षेत्रीय सरकार। तो बेल्जियम में जो तीसरे स्तर की सरकार है उसको सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक सरकार जो होती है अलग अलग तरह के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये सरकार होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, ऐसा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारे ऑप्शंस हैं केंद्र और राज्य के मध्य, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच होता है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। तो जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है? हमारे ऑप्शन है 50%, 23%, 30% या 33%। तो जैसा कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106 संविधान संशोधन है और इसके तहत जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? ऑप्शन है हमारे नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या ये सभी। तो इनमें से कौन कौन से लोग होते हैं जो राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा होते हैं? तो नेता तो होता ही होता है, सक्रिय सदस्य भी जरूरी होते हैं, अनुयायी भी जरूरी होते हैं राजनीतिक दल के लिए। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी के सभी राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ये क्वेश्चन इससे पहले भी पिछले सेट में भी पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। इसमें ऑप्शंस हैं राजतंत्र, लोकतंत्र या तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकतंत्र जो होता है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है। राजतंत्र और तानाशाही में लोगों को उतनी आज़ादी नहीं मिलती है, उतनी उनकी गरिमा नहीं बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया एक जगह थी जिसका नाम आज की डेट में इस्तांबुल है, तुर्की में ये जगह है। ठीक है, तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लेते थे। यूनान जो था पहले ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। ऑटोमन साम्राज्य जो आजकल तुर्की में है, तुर्की वाला जो एरिया है उधर उनके कब्जे में था। क्या होता है 1821 के अराउंड इनका जो है स्वतंत्रता का संग्राम शुरू होता है और उसके बाद से उस संग्राम का जो होता है कुस्तुनतुनिया की संधि से वो खत्म होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा मिलता है यूनान को कुस्तुनतुनिया की संधि से। अप्रॉक्सीमेटली 1834 की बात है ये, जब कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा। दोस्तों भारत माता की विख्यात छवि, जो भारत माता की फोटो देखते हैं हम लोग, उसको जो है 1905 में हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। इन्होंने भारत माता को यानी भारत देश को एक रूप प्रदान कर दिया था जिससे हमारे देश के लोगों को उनसे रिलेट करने में, उनसे संबंध बनाने में एक आसानी हो गई थी कि अच्छा एक इमेज बन गई है, अब उससे रिलेट करना आसान हो गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सब जानते हैं, इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे हुए हैं। और राजा रवि वर्मा जो हैं ये हमारे देश में जितने देवी देवताओं के फोटोज़ आप देखते हैं वो सब के लिए यही जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही पहली बार देवी देवताओं के फोटोज़ बनाए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? ऑप्शंस है कराची अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन। दोस्तों इसका ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस ने ये किया था कि असहयोग आंदोलन जो है हम लोग करेंगे, तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसको 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जो हमारे देश में टाइगर है उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में टाइगर की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। अभी भी बहुत सारे देशों में हो रही है। टाइगर को जो उनके दांत के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनके खाल के लिए मार दिया जाता है। तो उसको बचाने के लिए, टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। हमारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन है 1971, 1973, 1985 या 1911 में। तो हमारे देश में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। ये एक सफल प्रोजेक्ट है। हमारे देश में तब से टाइगर्स की संख्या जो है काफ़ी तेजी में बढ़ी है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? हमारे ऑप्शन है भागीरथी नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी या कृष्णा नदी। दोस्तों टिहरी बांध जो है देश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, और ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भागीरथी जिनको गंगा भी कहा जाता है, भागीरथी के नाम से उधर से निकलती हैं, आगे जाके इनका नाम गंगा हो जाता है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे बना हुआ है, जो कि देश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? मोटे अनाज के अंतर्गत वो फसलें आती हैं जिनके अंदर फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है। हमारे ऑप्शन है जौ, बाजरा, गेहूं और चावल। तो बाजरा जो है, इसमें से बाजरा जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। इसके अंदर काफ़ी सारा फाइबर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, यानी कि उनके अंदर धात्विक क्वालिटी नहीं होती है? हमारे ऑप्शन है अभ्रक, लौह अयस्क, सोना और बॉक्साइट। तो इसमें से देखेंगे दोस्तों अभ्रक जो होता है वो अधात्विक खनिज के अंदर आता है। लोहा और सोना, बॉक्साइट ये सब धात्विक खनिज के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत गैर परंपरागत है? इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गैर परंपरागत मतलब जिनको परंपरागत रूप से, जिनको लगातार हम लोग यूज करते हुए नहीं आ रहे हैं, ऐसे को गैर परंपरागत सोर्स कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस अगर हम देखेंगे कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इसमें से देखेंगे पवन ऊर्जा जो है यूजुअली पहले यूज नहीं होता था, लेकिन अब नया नया पवन ऊर्जा यूज होना शुरू हुआ है, मतलब पिछले कुछ समयों से ही यूज हो रहा है। तो इसको हम लोग गैर परंपरागत सोर्स के अंदर डालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जैसा हम लोगों को पता है अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय यानी सेकेंडरी क्षेत्र होता है उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है, कुछ बनाया जाता है, कुछ उद्योग धंधे किए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है कुम्हार, शिक्षक, कृषक और मछुआरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से कुम्हार ही है जो कुछ बनाता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कुम्हार जो है द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। शिक्षक जो होते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। कृषक जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, मछुआरे भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पे था? हमारे ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो इनमें से नेपाल जो है 2016 में मानव विकास सूचकांक में निम्नतम स्तर पे था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, केरल या हरियाणा। शिशु मृत्यु दर के बारे में बता दें, जैसे हमारे देश में बच्चे पैदा होते हैं तो प्रति 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। हमारी सरकारें जो हैं इसको कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं और इन दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? ऑप्शंस धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित वर्ग या श्रमिक वर्ग। देखिए, जब वैश्वीकरण हो गया तो पूरी दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्री हमारे देश में आ गई, तो हमारे देश के जो छोटी इंडस्ट्री थी या छोटे उद्योग थे उन लोगों को उनसे कंपटीशन करना पड़ा, उनसे प्रतियोगिता करनी पड़ी। उस चक्कर में बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई। छोटी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से जो श्रमिक वर्ग था उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ा, उनकी नौकरी चली गई, उनकी तनख्वाह धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो श्रमिक वर्ग पर सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, बाकी लोगों पे तो काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, विपरीत भी पड़ा, पर श्रमिक वर्ग पे विपरीत प्रभाव पड़ा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, सूचना पाने का अधिकार RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है वर्ष 1991, वर्ष 2001, वर्ष 2005 या वर्ष 1998। तो सूचना का अधिकार जो होता है वो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनसे सूचना पाने की, नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार देता है। इसके तहत जो है हम लोग जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी पब्लिक संस्थाएं जो होती हैं उनसे हम लोग कोई भी सूचना ले सकते हैं और इसको लागू किया गया था वर्ष 2005 में लागू कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। अब वर्णनात्मक 1 प्रकार के प्रश्न आ गए हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर जो है 80 शब्दों में देना होता है। आइए बिना कोई समय गवाए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवाद का मतलब होता है, लोग जो उदारवादी सोच के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो भी जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको एक बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भी लोग हैं समाज के सबको एक बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उदारवादी सोच है। आइए देखते हैं। उदारवाद वह सिद्धांत है जो सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार का समर्थन करता है, यानी सबको एक बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद की विचारधारा से अधिक जुड़े थे। अब उदारवाद का बेसिक अर्थ अगर देखेंगे, जिसको लिबरलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये लिबरलिज्म शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है। लिबर का मतलब होता है आज़ाद, मतलब ये जो लिबरलिज्म जो है टेक्निकली आज़ादी से ही बेस्ड है, आज़ादी पर ही बेस्ड है। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया जाए। मतलब जो नए मध्यम वर्ग उसमें निकल के आए थे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, उनके लिए जो है लिबरल का यानी उदारवाद का जो अर्थ था वो ये था कि सबको कानून के समक्ष समान अधिकार दे दिया जाए, सबको एक बराबर स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हर किसी को कानून के समक्ष समानता का विचार का अर्थ ये नहीं था कि हर किसी को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिल जाए। उस समय क्या था, यूरोप के अंदर जो है केवल बड़े लोगों को, धनी लोगों को, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इनके लिए क्या था, बस कानून के समक्ष सबको अधिकार दे दिया जाए। अभी भी वोट देने का अधिकार उस समय नहीं दिया गया था। राजनीतिक रूप से उदारवाद को अगर देखा जाए तो वो ऐसी सरकार का पक्षधर था जो सामान्य सहमति से सृजित हुई हो, यानी कि जनता की सामान्य सहमति से बनाई गई हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है उदारवाद वो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति चाहता था। मतलब जो उदारवाद जो था, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। जब वो क्रांति खत्म हुई उसके बाद से जो उदारवादी वर्ग था वो चाहता था कि जो निरंकुश शासक हैं, जो पादरी वर्ग हैं, उन लोगों को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो खत्म हो जाए और उसके अलावा संविधान और संसदीय प्रतिनिधि की सरकार बने। संविधान के हिसाब से जो है संसदीय प्रतिनिधित्व दिया जाए, मतलब जो लोग हैं वो अपने सांसद चुन के भेजे और उनकी सरकार बने। 19वीं शताब्दी का जो उदारवादी जो थे, 19वीं शताब्दी के उदारवादी जो थे वो निजी संपत्ति के स्वामित्व की
अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि जो निजी संपत्ति होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो भी लोगों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। जो धनी लोग थे वही लोग चुनाव लड़ सकते थे और वोट दे सकते थे। संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनके पास पैसा नहीं था, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पूरी 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन किया, यानी इन सब चीजों की मांग के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद का एक पक्ष होता है। तो आर्थिक क्षेत्र का जो उदारवाद होता है वो क्या कहता है, बाजार में आजादी होनी चाहिए, बाजार की आजादी के पक्ष में था। साथ ही यह राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में भी था। तो जो आर्थिक क्षेत्र के उदारवाद का, जो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम लोग देखा जाए कि उदारवाद का आर्थिक क्षेत्र में क्या मतलब है, तो वो कहते हैं बाजार में आजादी होनी चाहिए और जो सरकार चीजों के आने जाने पर नियंत्रण लगाती है, जो कंट्रोल करती है, वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। तो 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन या जोल्वेरियन का गठन किया गया, जिसने क्या किया था, शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया था। यानी कि जो ट्रेड लगते थे, जो फीस लगती थी, जो फाइन लगते थे, उन चीजों को समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। पहले यूरोप में क्या थी, 20 तरह की मुद्राएं, 20 तरह की करेंसी चलती थी, 30 तरह की, 30 से भी अधिक करेंसी चलती थी, जिसको कम करके 2 कर दिया गया। उसके अलावा रेलवे का विकास हुआ, जिससे गतिशीलता, रेलवे के विकास से क्या हुआ, विकास हुआ तो धीरे धीरे चीजों की गतिशीलता बढ़ी, चीजें जो है बहुत तेजी से आने जाने लगी, मतलब उनको आवागमन में आसानी हो गई। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस दौर में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद ने मजबूत बनाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस घटना में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे, कुछ लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में, कुछ नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसका विरोध करने आए थे, एक सभा कर रहे थे। तो उस दौरान जो है जलियांवाला बाग में क्या कहते हैं, मार्शल लॉ लागू किया गया था, यानी लोगों के भीड़ जुटाने पे रोक थी। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे, उन लोगों को ये बात पता नहीं थी। तो सब लोग एक जगह पे जुट के प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन वहाँ पे जनरल डायर आता है और बाहर से गेट बंद करवा के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करवाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आइए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के मैदान में लोग एकत्रित होते हैं। जैसा मैंने बताया, वो दमनकारी कानूनों के विरोध में तथा कुछ बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। मैदान शहर से दूर था और वहाँ पे लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों को नहीं थी। जैसा मैंने बताया, लोगों को नहीं पता था। जनरल डायर ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया और उस मैदान को बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। उस मैदान से बाहर निकलने ही नहीं दिए गए, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। उसके पश्चात उसने अपने सिपाहियों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया था। सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब इस नृशंस हत्याकांड की जब खबर फैलती है तो उसके बाद लोग जो है बेकाबू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आंदोलन करने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, हड़तालें होने लगी तथा लोगों ने सरकारी भवनों पर हमला कर अंग्रेजों को डट कर सामना किया। यानी कि जो सरकारी भवन थे, रेलवे था, पोस्ट ऑफिस था, बैंक था, उन सब पे हमला करना शुरू कर दिया लोगों ने। सरकार सत्याग्रहियों को भयभीत करना चाहती थी। जो अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने सत्याग्रही, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उन लोगों को डराने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, जमीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए, मतलब जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए, मतलब रेंगने के लिए मजबूर किया, और सभी साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। यानी जितने साहब आप लोग देखेंगे सबको सलाम करते हुए चलेंगे, इन सब चीज़ों को करने के लिए मजबूर किया। यानी लोगों की जो भावना थी, लोगों का जो आत्मसम्मान था, उसको क्रिपल करने का, उसको दबाने का काम किया। उसके अलावा क्या किया, लोगों को बहुत पीटा गया, गाँव पर बमबारी की गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर क्या किया करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि, उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा हिंसा फैल गई थी कि हिंसा फैलने के कारण गांधी जी जो है अपना आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं। जो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसे वापस ले लेते हैं, जो सत्याग्रह उनका था उसे वापस ले, आंदोलन जो है खत्म हो जाता है। अगला जो है प्रश्न, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है। लोकतंत्र मतलब सिंपल भाषा में कहें तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन।
जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही शासन। ठीक है, यानी इसमें लोग अपना राजा खुद चुनते हैं, कौन हम पे राज करेगा, कितने समय तक राज करेगा, ये सब चुनते हैं वही। ठीक है, आइए देखते हैं एक ऐसी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जनता खुद चुनेगी। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखते हैं, मतलब जनता के ही हित के लिए अपने ही हितों के ध्यान में रख के चुनती है जनता, प्रतिनिधि भी उनके हितों को ध्यान में रखते हैं और उसी के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं। जनता का मन करेगा तो अगली बार उनको उनके पद से हटा देगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सरकार की अगर और बात करें, अच्छा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है अदर शासन व्यवस्थाओं से, अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है, ये हमें बताना है। तो उसको समझने के लिए हम देखें तो लोकतांत्रिक सरकार जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है, यानी कि जितने भी सोशल ग्रुप्स होते हैं हर किसी के बीच में एक बैलेंस बन जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वजह से, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसने जो है शासन को बनाने में, जो शासन व्यवस्था बनाने में उसमें उसका योगदान रहा है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दूसरी जो चीज़ है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिक के अधिकार और सम्मान में वृद्धि होती है। जो नागरिक के अधिकार होते हैं उसमें वृद्धि होती है और नागरिक को ये लगता है चूंकि सरकार को उसने चुना है तो उसको लगता है कि उसकी भी रिस्पेक्ट है। जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी जब उनसे वोट मांगने जाते हैं तो उनको लगता है, नागरिक को लगता है कि उसके पास भी कुछ अधिकार हैं और उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। लोकतंत्र में अन्य शासकीय व्यवस्थाओं की तुलना में नागरिकों की स्थिति अच्छी होती है। तो तीसरा जो पॉइंट है, नागरिक जो होता है अच्छी स्थिति में होता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र में लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि हर किसी को एक बराबर राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, इस पर आधारित होता है। यहाँ सबसे निर्धन और अति शिक्षित को वही दर्जा प्राप्त है, सबसे निर्धन और अशिक्षित को वही दर्जा प्राप्त है जो धनी और साक्षर को। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर स्वयं अपने शासक हैं, यानी कि यहाँ पे जो राजनीतिक अधिकार है हर किसी के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि मेरे और आपके वोट की भी कीमत वही है, मेरे और आपके भी राजनीतिक अधिकार उतने ही हैं जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हैं, यानी हमारा भी वोट एक ही गिना जाएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी वोट एक ही गिना जाएगा। तो इस तरह से राजनीतिक अधिकार सबको एक बराबर प्राप्त होते हैं लोकतंत्र में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरे का ही अथवा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म का पालन ना करना और सभी धर्मों का सम्मान करना। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और हमारा देश जो है किसी भी धर्म को पालन नहीं करता। ये नहीं कहता कि हमारे राष्ट्र का कोई धर्म है, और सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। ऐसे प्रावधान हमारे देश के संविधान में किए गए हैं। तो उसी पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उन लोगों ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए काम किया था। जब अंग्रेज जो है देखने लगे कि हम वो हार रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया था, हमारे देश में सांप्रदायिक विभाजन कर दिया था, हिंदू मुस्लिम लड़वा दिए। तो उससे निपटने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष शासन बनाया गया। हमारे लिए धर्मनिरपेक्ष शासन मॉडल को हम लोगों ने चुना, क्योंकि धर्म जो होता है, धर्म को अगर चुन लिया जाए, देश का एक धर्म हो जाएगा तो काफ़ी कट्टरता आ जाती है। और इसके लिए संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप लोग अपनी किताब की शुरुआत में देखते होंगे, पहले पेज पे या पहले दूसरे कहीं पेज पे लिखा रहता होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके पूरी प्रस्तावना लिखी रहती है। उसी प्रस्तावना में आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष के राज्य में भी प्रस्तुत किया गया है। पहला तो ये है। दूसरा जो है, देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। कभी आपको संविधान की किताब मिले या फिर कहीं भी कभी गूगल करके देखिएगा कि अनुच्छेद या आर्टिकल 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 जो होता है हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 25 दिया गया है, उसके तहत जो है हम लोगों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार देश का कोई अपना धर्म नहीं है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी देश सभी धर्मों को एक बराबर एक समान दृष्टि से देखेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। इससे पहले भी हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रश्न ही आ गया।
तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो होते हैं जिनको हम लगातार बहुत समय से यूज करते हुए चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत जो है अभी नया नया यूज करना सीखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन स्रोतों का उपयोग जो है मनुष्य लंबे समय से करता आ रहा है, और गैर परंपरागत स्रोतों में आप देखेंगे तो उनका उपयोग परंपरागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में होता है, यानी परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है गैर परंपरागत स्रोतों को। ऐसा इनके विकल्प की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उनका भंडार सीमित है, इनका भंडार क्या है? सीमित है। आप ऐसे ही कर लीजिएगा कि पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट इसको पहला पॉइंट कर दीजिएगा, इसको दूसरा कर दीजिएगा और इसको तीसरा पॉइंट कर दीजिएगा। इसमें भी पहला पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये कर दीजिएगा। इस तरह से करने पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोतों के अगर एग्जाम्पल देखें तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि आते हैं परंपरागत स्रोतों में। गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें जिनको अभी नया नया इस्तेमाल करना सीखा है हम लोगों ने, उसमें क्या आता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर आते हैं। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरे का ही अथवा है, रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारकों की समीक्षा कीजिए। अब रेलवे परिवहन जो होता है, हमें पता है कि रेलवे जो होता है उसके लिए अलग से सड़क बनानी पड़ती है, उनके लिए अलग ट्रैक होते हैं। नॉर्मल रोड पे रेल हमारी नहीं चल सकती, तो उनको बनाने के लिए जब ट्रैक बिछाना पड़ता है तो ज़मीन का जो आकार है, ज़मीन का जो उतार चढ़ाव है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो वो कैसे प्रभावित करता है रेल के परिवहन को, उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः, जैसे मैंने बताया, भू आकृतिक पृष्ठभूमि। मुख्यतः सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जमीन जो है, जिस जमीन पे रेलवे का ट्रैक बिछना है उसकी आकृति कैसी है, मतलब उतार चढ़ाव वाली है, फ्लैट है या फिर दलदली जमीन है, रेगिस्तानी जमीन है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आर्थिक क्षेत्र, मतलब वहाँ पे जिस जगह पे हम लोग रेलवे बिछाना चाह रहे हैं वहाँ पे आर्थिक क्षेत्र कैसा है, वहाँ पे इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, वहाँ पे संसाधन मौजूद हैं या वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, तब तो रेलवे के विकास में फायदा है, अदरवाइज नुकसान है। अगली चीज़ प्रशासकीय कारण, कोई ज़रूरत भी है रेलवे ट्रैक बिछाने की तो प्रशासकीय कारण भी होने चाहिए। तो ये सारे कारक जो हैं ये मुख्य होते हैं। जैसे उत्तरी मैदान जो होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला रीजन है, मतलब नॉर्थ वाला रीजन है, बिहार वाला जो रीजन होता है, इन रीजन में क्या, इन एरिया में क्या है, उत्तरी मैदान है ये, इधर क्या है, विस्तृत समतल भूमि है, मतलब फ्लैट लैंड है, तथा सघन जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कृषि संपन्न है, यहाँ पे ढेर सारी खेती होती है और प्रचुर संसाधन है। इस वजह से रेल परिवहन का जो विकास है इसमें वृद्धि में सहायक रहा है ये एरिया। यहाँ पे रेल के परिवहन का विकास काफ़ी तेजी से हुआ है, यहाँ पे ज़रूरत भी रही है। यद्यपि असंख्य नदियाँ, यहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा है, तो विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में बाधाएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो इस एरिया में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फ्लैट लैंड है तो आसानी से रेलवे ट्रैक तो बन जाते हैं और बहुत सारे जनसंख्या है तो लोगों को लेके आने जाने के लिए भी काम आता है, प्लस कृषि अच्छी होती है, प्रचुर संसाधन है तो उनके भी आवागमन में सुविधा रहती है। लेकिन क्या है, इधर नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, नदियों की वजह से इधर खेती ज़्यादा होती है, तो उन नदियों को क्रॉस करने के लिए पुल बनाने पड़ते हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। प्रायद्वीपीय भारत वाले बात करें, प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे अगर तो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उस वजह से छोटी पहाड़ियां हैं और छोटी पहाड़ियों और सुरंगों से होकर रेलवे ट्रैक को गुजरना पड़ता है, जिनके कंस्ट्रक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसे हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पे जाना मुश्किल है, वहाँ पे सामान लेके जाना, कुछ भी कोई रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जो लोहा है या फिर जितने भी पत्थर होते हैं उन सब चीज़ों को लेके जाना मुश्किल होता है। वहाँ पर जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है जिनके लिए रेलवे बिछाया जाए, और आर्थिक अवसरों की भी कमी, यानी वहाँ पे इंडस्ट्री भी थोड़ी कम होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे रेलवे निर्माण के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ, वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, गुजरात में बात करें तो इन जगहों पे दलदली क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी जंगल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर रेल निर्माण में बहुत मुश्किल आती है। सह्याद्री की बात करें तथा उससे सटे हुए एरिया की बात करें तो वहाँ पे घाट या दर्रों से होकर निकलना पड़ता है। उधर दर्रे मतलब होते हैं कोई ऐसी, कोई पहले कोई नदी थी, दो पहाड़ों के बीच में कोई नदी थी और वो अभी सूख गई है तो उससे सड़क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके हेल्प से ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले जो है भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास किया गया था कुछ वर्ष पहले, जिससे यात्रियों का आना जाना और चीज़ों का, वस्तुओं का आवागमन जो है काफ़ी सुविधाजनक हो गया है।
लेकिन वहाँ पे भी कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे भूस्खलन है, यानी कि जो ज़मीन है वो काफ़ी मतलब वहाँ पे थोड़ा ज़मीन का भूस्खलन का मतलब है ज़मीन का ढह जाना, गिर जाना, या फिर क्या कहते हैं पहाड़ों पर से ज़मीन का वो कुछ टुकड़ों का बह के टूट के नीचे गिर जाना। किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक जो है वो धंस जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं रेलवे परिवहन में आती हैं। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व के बाजारों के लिए हमारे देश के बाजार को खोल देना, पूरे विश्व के बाजार, पूरे विश्व की कंपनियों के लिए हमारे देश के बाजार को खोल देना। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई, मतलब बहुत सारे देश के प्रोडक्ट हमारे देश में आए, तो जो हमारे देश में प्रोडक्ट बन रहे थे उनके बीच में और जो विदेशी प्रोडक्ट आए उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में समृद्ध वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। यानी कि जो शहरी क्षेत्र के जो रिच लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन लोगों को लाभ हुआ, उन लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम दाम पे मिलने लगे। इन उपभोक्ताओं के समक्ष अब पहले से अधिक विकल्प विद्यमान हैं, एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट उनको अब मिल रहे हैं। अब ये उपभोक्ता उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता यानी कि अच्छी क्वालिटी और मूल्य दोनों, कम मूल्य दोनों का लाभ उठा रहे हैं। मतलब कम पैसे में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अब इनको मिलने शुरू हो गए हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखा कि श्रमिकों पर क्या हुआ है, विपरीत प्रभाव पड़ा है। विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है वो भारत में इन्वेस्ट की हैं, जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो है शहरी क्षेत्रों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, जंक खाद्य पदार्थ यानी जंक फूड और बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश में रुचि दिखाई है। जैसे सेलफोन में देखेंगे तो अलग अलग फ़ोन की कंपनियां हमारे देश में आके फ़ोन बेच ही रही हैं। मोटर गाड़ी की बात करेंगे तो बहुत सारी कारें हैं, सुजुकी के अलावा बाकी महिंद्रा देख लीजिए, टाटा देख लीजिए तो हमारे देश की, उसके अलावा जितनी कार आती हैं, हुंडई आती है, आपकी मॉरिस गराज की आती है, MG जिसे कहते हैं, किया आती है, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब बाहर के देशों की मोटर गाड़ियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो हैं अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनियां आके हमारे देश में AC, फ्रिज, कूलर, TV ये सब बेच रही हैं। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि हमारे यहाँ कोक है, वो जो है बाहर की कंपनी है। जंक फूड जो है, बहुत सारे जंक फूड हैं, अलग अलग देशों के कंपनियां आके हमारे देश में बेच रही हैं, और कुछ विदेशी बैंक भी हमारे देश में खुले हुए हैं। तो ये जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट में रुचि दिखाई है। आगे देखते हैं, आगे है उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अब ये अलग अलग देशों के कंपनियां जब आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो नए नए रोजगार उत्पन्न होंगे। उसके अलावा इनको कच्चे माल की चाहिए, मान लीजिए नया उद्योग अगर लगा तो उसको कच्चे माल की नीड होगी, उनको कच्चे माल की ज़रूरत होगी, तो उनकी आपूर्ति करने के लिए अपने देश से तो मंगाएंगे नहीं, इसी देश से कच्चा माल खरीदेंगे। तो उनकी आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां जो हैं कच्चा माल की आपूर्ति करने वाली, उनको भी काफ़ी फायदा हुआ है। वैश्वीकरण से नई और उन्नत तकनीक को, वैश्वीकरण जो है नई और उन्नत तकनीक लेके आता है, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी है और बेहतर टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में लेके आता है, जिससे हमारी स्थानीय कंपनियों को भी लाभ मिलता है। वैश्वीकरण से अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीन प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन प्रणाली में निवेश कर उत्पादन मानकों में वृद्धि की है। मतलब जब उनके पास कंपटीशन, जब हमारे देश की कंपनियों को कंपटीशन मिला तो उन लोगों ने भी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उनको यूज करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है। कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के सहयोग से लाभ भी प्राप्त किया है। इन्फोसिस हो गई, टाटा हो गई, ACI पेंट्स हो गया, रेनबैक्सी जैसी कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन के उभरी हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाके व्यापार करना शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य देशों में कंपनियों की स्थापना की है इन लोगों ने। वैश्वीकरण ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, वाली कंपनियों, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है, जैसे कि कॉल सेंटर, लेखा अकाउंटिंग जिसे कहते हैं, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इन सब चीज़ों में नए नए जॉब का सृजन हुआ है, नए नए क्षेत्रों का सृजन हुआ है। वैश्वीकरण जो है बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। अगर निगेटिव एस्पेक्ट इसका देखा जाए तो जैसे मैंने बताया बहुविकल्पीय प्रश्नों के दौरान कि
बड़ी कंपनियां भारत में आने की वजह से यहाँ की लोकल छोटी कंपनियां जो हैं उनको नुकसान हुआ, उससे हमारे देश के श्रमिकों को नुकसान हुआ जो लोकल स्तर पे छोटे छोटे कंपनियों में काम किया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। इससे पहले भी एक बार हम लोग देखे थे। चलिए, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों को इससे पहले हम लोग सेट 2 में शायद देख चुके हैं। ठीक है, उसको हम लोग वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए थे। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। औपचारिक स्रोत जैसा आप जानते हैं ऐसे स्रोत होते हैं जहाँ से हम ऋण लेते हैं तो उसके लिए बाकायदा, या लोन लेते हैं तो उसके लिए बाकायदा कोई नियामक संस्था है जिसको कंट्रोल करने की कोई संस्था है। अनौपचारिक स्रोतों के लिए कोई भी नियामक संस्था नहीं होती है। आइए, औपचारिक स्रोत कौन से हैं? इसके अंदर बैंक आते हैं, सहकारी समितियाँ आती हैं। इनकी कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कंट्रोल में रहती हैं। औपचारिक स्रोतों द्वारा लिए गए ऋण का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार, यानी लोगों का भी फायदा होता है। इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है और इन पे कम वार्षिक ब्याज लगता है। तो ये 5 क्वालिटीज होती हैं इनके अंदर, 4 क्वालिटी होती हैं और 5वां जो है इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक स्रोतों की बात करें तो इनके ऊपर क्या होता है? किसी नियामक संस्था का कंट्रोल नहीं होता है। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब लोग जो होते हैं अनौपचारिक स्रोत के अंदर आते हैं। इनमें ऋणदाताओं की, यानी लोन देने वालों की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। इनके लिए जो इनका जो ऋण का उद्देश्य है, इनका काम, मतलब ये क्यों लोन क्यों दे रहे हैं? सिर्फ लाभ कमाना। अनौपचारिक स्रोत सिर्फ लाभ कमाना चाहते हैं। इनके लिए सरकारी नियम और विनियम दोनों होते हैं पर उनका पालन नहीं होता। नियम तो है पर पालन नहीं हो रहा है। और इनको जो है अधिक वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो, मतलब इन स्रोतों से ये जो है ज़्यादा टैक्स लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे खत्म हो गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बारी है। इनका उत्तर जो है हम लोगों को 150 शब्दों में देना होता है। पहला प्रश्न है, नेपोलियन कौन था? उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। जैसा हम लोगों को एक बात पता है, 1789 में फ्रांस में एक क्रांति होती है और बूर्बो वंश का जो राजवंश होता है उसको हटा दिया जाता है। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद जब बूर्बो राजवंश को हटा दिया जाता है, वहाँ को सत्ता से हटा के जनता का शासन आ जाता है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उदय होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, जो 1769 से लेकर 1821 ईस्वी तक इसका समय है, फ्रांस का प्रसिद्ध सैन्य जनरल था और शासक था। बाद में ये क्या करता है, फ्रांस के बहुत सारी जो फ्रांस का जो क्या कहते हैं उसे, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट जो था उसको पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था। ठीक है, तो उसने वो क्या करता है, 1799 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सत्ता प्राप्त की थी। मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति जब सफल हो जाती है तो उसके बाद 1799 में ये सत्ता में आ जाता है और 1804 तक क्या करता है, अलग अलग यूरोप के बहुत सारे एरिया को जीतना शुरू करता है। 1799 से वो टेक्निकली लड़ाई लड़के अलग अलग यूरोप के छोटे छोटे जो एरिया थे, छोटे छोटे जो देश थे, उनको जीतना शुरू करता है और 1804 में खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर देता है, बहुत सारे यूरोप के एरिया को कब्जा के। उसके बाद क्या करता है, फ्रांस और यूरोप में बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार करता है और एक नेपोलियन कोड की स्थापना करता है। नेपोलियन कोड यानी नेपोलियन कुछ रूल्स बनाता है जिसको नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये 3 आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के, जो कि 1789 में जो हुई थी उस क्रांति के 3 आदर्श थे। उसको पूरे यूरोप में फैलाने का इसका उद्देश्य था। ये चाहता था कि पूरे यूरोप में वो फैला दिया जाए। 1814 में जब नेपोलियन ने महत्वपूर्ण जो सुधार किए थे उनकी बात अगर करेंगे, अच्छा उनकी बात अभी करते हैं, लेकिन अच्छा 1814 में नेपोलियन ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, किंतु लिपजिंग के युद्ध के पश्चात फ्रांस के सम्राट का पद त्याग कर देश निकाला मिलने पर उन्हें एल्बा द्वीप पर रहना पड़ा। 1814 ईस्वी तक तो बहुत सारे सुधार करता है इंसान, लेकिन उसके बाद से लिपजिंग की लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद इसको देश से निकाल दिया जाता है। अभी सुधारों की बात करते हैं, कौन कौन से सुधार किए हैं इन्होंने। और देश से निकाल दिया जाता है तो एल्बा द्वीप पे जाके रहने लगता है। उसके बाद एक और लड़ाई होती है 1815 में, जिसे वाटरलू की लड़ाई कहते हैं। वाटरलू की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों के कई सारे देश मिलके इसको हरा देते हैं। जैसा इससे पहले भी पिछले सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेपोलियन को हराने के लिए यूरोप के कई सारे देश एक साथ आए थे और इसको हरा दिया था। अब इसके सुधारों की बात करें, सुधार जो है कौन कौन से थे, जैसा मैंने बताया कि इसने एक नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता 1804 में लागू कर दी थी और
इसमें क्या किया था इसने कि कानूनों को एक समान बनाया, सबके लिए एक बराबर कानून बना दिए, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, यानी हर किसी को संपत्ति रखने का अधिकार था, समानता को बढ़ावा दिया। उसके अलावा देश के कई कानूनों का आधार बनी, मतलब ये जो भी ये संहिता थी, इसी संहिता को यूज करके बाद में यूरोप के बहुत सारे कानून बनाए गए और धार्मिक सहिष्णुता, मतलब लोगों के बीच रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ी, यानी लोग एक दूसरे को रिलीजियसली टॉलरेट करना शुरू कर दिए, अच्छे से उनको धार्मिक सहिष्णुता को उसने बल दिया। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो नेपोलियन ने फ्रांस में केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, यानी कि सारी पावर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। कुशल नौकरशाही बनाई गई। कुशल नौकरशाही से मतलब होता है, जो नौकरशाही का मतलब होता है जो ऑफिसर्स होते हैं ना, IAS PCS जगह ऑफिसर होते हैं जिनको बड़े अधिकारी, जिनके पास बड़े अधिकार होते हैं, उसे नौकरशाही कहते हैं। तो कुशल नौकरशाही बनाई गई और कर संग्रह प्रणाली को बेहतर बनाया, यानी टैक्स का जो कलेक्शन था उसको बेटर बनाया। शिक्षा में भी इसने सुधार किए, इसने सरकारी नियंत्रण के स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किए। उससे ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, ऐसी शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित हुई, मतलब जिससे शिक्षा प्रणाली अच्छे से हो गई, मतलब अच्छी ऑर्गेनाइज हो गई और उसकी क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, ऐसी शिक्षा प्रणाली के विकास में इसने योगदान दिया। आर्थिक सुधार इसने क्या क्या किए थे? आर्थिक सुधारों के अंतर्गत इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है नेपोलियन ने की थी। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया था, यानी इंडस्ट्री को और ट्रेड को बढ़ावा दिया तथा स्थिर मुद्रा प्रणाली लागू की थी। तो ये आर्थिक सुधारों के अंदर आ गया। सामाजिक सुधारों की बात करेंगे तो सामाजिक सुधार में सामंती प्रथा और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिससे समानता को बल मिला। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फ्रांस में विशेषाधिकार थे उन लोगों को जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, जो रिच क्लासेस थी, उनके पास, रईस लोग जो थे उनके पास अधिकार ज़्यादा थे, तो उसको उन्होंने खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वें का अथवा ही। इसमें है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है विनय के साथ किसी बात को ना मानना, मतलब रिस्पेक्ट के, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपके नियम की अवहेलना करता हूँ। ये सविनय अवज्ञा का सिंपल भाषा में मतलब होता है। गांधी जी ने एक काम शुरू किया था कि आप कोई रूल बनाएंगे, वो हमें पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे, हम आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बस वो रूल थोड़ी देर के लिए तोड़ देंगे, उस रूल को नहीं मानेंगे। तो इसे सविनय अवज्ञा कहा गया। देश के बहुत सारे लोगों ने सविनय अवज्ञा में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा बेसिकली अगर कहा जाए तो दांडी मार्च जो हुआ था वहाँ से टेक्निकली कहा जाता है कि वो उस समय नमक कानून के विरोध में वहाँ से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश के बहुत सारे वर्गों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ सीमाएं थी, कुछ वर्ग ऐसे थे जिन लोगों ने भाग नहीं लिया था। ये एक बार देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थी। स्वराज की अवधारणा ने सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया। जो स्वराज की अवधारणा थी, हमारा देश अलग अलग सामाजिक समूहों में बटा हुआ था, अब भी बटा हुआ है, लेकिन उस समय जो है सारे सामाजिक समूहों के लिए स्वराज की अलग अवधारणा थी। कुछ समूह को लगता था कि हम लोगों को बस बड़ी जातियों जितने राइट्स मिल जाएं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ने उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया। ठीक है। ऐसा एक समूह अस्पृश्यों का था जिनको अछूत कहा जाता था, छुआछूत जिनके साथ बहुत ज़्यादा होता था, जो खुद को 1930 के दशक के दौरान दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। ऐसे लोग थे जिन लोगों को जिनके साथ छुआछूत किया जाता, जिनको छूने तक से जिनकी परछाई भी पड़ जाती थी, तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे बड़ी जातियों के लोग नहा के चले आते थे कि परछाई पड़ गई, हमें नहाना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो लोग जो थे वो अपने आप को बाकी समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे, और लंबे समय तक जो कांग्रेस थी, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो दलितों को सनातन पंथियों, रूढ़िवादी, उच्च जाति हिंदुओं पर हमला करने के डर से नजरअंदाज किया था। क्या होता था कि जो कांग्रेस थी वो दलित, मतलब जो छोटे, जो अपने आप को दलित और उत्पीड़ित कहने लगे हैं, जो लोग जिनको अस्पृश्य कहा जाता था, जिनको अछूत कहा जाता था उस समय, वो कांग्रेस ने उनका जो है उनको नजरअंदाज किया था, उनके राइट्स नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि उस समय सनातन पंथी, रूढ़िवादी और उच्च जाति के जो हिंदू लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो ऊंची जाति के ब्राह्मण क्षत्रिय लोग थे, वो लोग जो है वो लोग नाराज हो जाएंगे अगर उन लोगों ने अस्पृश्य लोगों को अच्छे राइट दिया, उनके बारे में बात की। तो गांधी जी इस बारे में बहुत ध्यान दिए। तो उन्होंने क्या किया था, दलितों को हरिजन या भगवान की संतान बताया था। ठीक है। गांधी जी यह मानते थे कि अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना, यानी छुआछूत को अगर समाप्त नहीं किया जाए तो अगले 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं होगी। यानी कि देश को अगर आज़ादी चाहिए, स्वराज अगर स्थापित करना है, तो छुआछूत को समाप्त करना बहुत जरूरी है। उन्होंने दलितों को की मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच बनाने के लिए सत्याग्रह किया था। उस समय दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था,
उसके अलावा जो सार्वजनिक कुएं थे उनमें से दलितों को पानी नहीं निकालने दिया जाता, अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकते थे। सार्वजनिक तालाब थे उसके अंदर भी दलित जाके नहाया, कपड़े धोना जैसे काम नहीं कर सकते थे। सड़कों और स्कूलों तक भी उनके लिए अलग से सड़कें बना दी जाती थी और इनको स्कूलों में भी नहीं घुसने दिया जाता था। उनको स्कूलों में बड़े जाति के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने में उनको रोका जाता था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह किया था। उसके अलावा गांधी जी ने एक और काम किया था, वो ये था कि उस समय ये दलित लोग जो थे ये शौचालयों की और इसे मतलब गंदी जगहों की सफाई बहुत ज़्यादा इन्हीं से करवाया जाता था। तो गांधी जी ने ये बताने के लिए कि सफाई का जो काम होता है वो बहुत सम्मानजनक काम होता है, वो उसको सम्मानित करने के लिए खुद शौचालय साफ किए थे। उन्होंने जाके खुद शौचालयों की सफाई की थी। उन्होंने अछूतों के बारे में अपनी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए ऊपरी वर्ग से आग्रह किया था। उन्होंने ऊपरी वर्ग के जो बड़ी जाति के लोग थे उनसे कहा कि आप लोग अछूतों के बारे में जो सोच है उसको चेंज करिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए। तो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो अब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि लोकतंत्र क्या है और सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और जो सत्ता की साझेदारी से मतलब है शेयरिंग ऑफ पावर, जो भी पावर होती है उसको आपस में शेयर करने से मतलब है। आइए देखते हैं, उससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था अनेक रूप ले सकती है, जैसे सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का वितरण। तो हमारे देश में सरकार जो है, सरकार को अलग अलग कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो जो डिवीज़न होता है वो या तो क्षैतिज हो सकता है या ऊर्ध्वाधर हो सकता है। क्षैतिज मतलब बिल्कुल समान, एक बराबर एक सरफेस पे जो डिवीजन है, और ऊर्ध्वाधर मतलब एक के नीचे दूसरा, यानी एक के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, दूसरे के पास थोड़ी कम पावर है। क्षैतिज में क्या होता है, सबके पास बराबर बराबर पावर है, एक ही लेवल पे हैं सब लोग। ठीक है, तो सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बांटी जाती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण मतलब एक लेवल का वितरण है। ठीक है, एक बराबर एक लेवल पे सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी आ गई, मान लीजिए विधायिका, यहाँ आ गई कार्यपालिका, यहाँ होगी न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों का पालन करवाना, और न्यायपालिका का काम है अगर उन कानूनों को कोई तोड़ता है या उन कानूनों से किसी का शोषण होता है तो उस चीज को रोकना, उस पर कंट्रोल करना, उसको देखरेख करना। यह व्यवस्था जो है क्षैतिज वितरण कहलाती है। जैसे मैंने बताया, एक लेवल पे इन तीनों की पावर एक बराबर मानी जाती है, क्योंकि यह सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकार के समान स्तर के अंगों, यानी कि इन तीनों का जो है स्तर एक बराबर है, ये तीनों एक लेवल पे आती हैं, इनके पास पावर लगभग बराबर होता है, ये तीनों एक दूसरे को चेक में रखती हैं, बैलेंस करती हैं। ठीक है, यानी तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखती हैं और तीनों एक दूसरे की पावर्स को बैलेंस करती हैं। यह वितरण सत्ता का ऐसा पृथक्करण मतलब अलगाव सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि विधायिका अनलिमिटेड यूज करना शुरू कर दे और कार्यपालिका और न्यायपालिका कुछ कर ही ना पाए, या कार्यपालिका करना शुरू कर दे विधायिका और न्यायपालिका ना कर पाए, या न्यायपालिका करना शुरू कर दे तो विधायिका और कार्यपालिका कुछ ना कर पाए। सब एक दूसरे को आपस में चेक करती हैं, उनके पावर का बैलेंस करती हैं। ठीक है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। अगर ये आपस में बैलेंस करेंगे, संतुलन बना रहेगा। यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। इसको हम लोग नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरह के शब्द अगर आप लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे तो काफी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। उदाहरण के लिए, न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, परंतु कार्यपालिका के कार्यों तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण न्यायाधीश ही रखते हैं। यानी कि जो न्यायाधीश, जो जज बनाए जाते हैं, उनको जजों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यपालिका जो काम कर रही है और विधायिका जो नियम बना रही है, उनके ऊपर नजर रखने का काम क्या है, जो जज होते हैं उनका होता है। तो इस तरह से एक दूसरे को ये लोग बिल्कुल एक बराबर लेवल पे बैठ के एक दूसरे को चेक और बैलेंस में रखते हैं, जिसको नियंत्रण और संतुलन की बात कहा जाता है। नियंत्रण और संतुलन का जो है तरीका कहा जाता है। अब जो मैंने कहा था कि एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक लेवल थोड़ा सा, इसकी एक पावर ऊंची है, दूसरी पावर थोड़ी नीची है, वो तरीके से शक्तियों का जो वितरण होता है, सत्ता का वितरण होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर भी किया जा सकता है। अब क्या है, लेवल विभिन्न, यानी लेवल अलग अलग हो गया, एक ऊपर है एक नीचे है।
जैसे संपूर्ण देश के लिए सामान्य सरकार और क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर भिन्न भिन्न सरकार, मतलब पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार बनी हुई हो और क्षेत्रीय प्रांतीय स्तर पे अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, पूरे देश की एक ही सरकार होती है, पूरे देश का एक ही प्रधानमंत्री है। और जैसे मान लीजिए इसमें बीजेपी का प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो पूरे देश में बीजेपी की सरकार है केंद्र स्तर पे। लेकिन अगर राज्य स्तर पे देखें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अदर पार्टीज की सरकार है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि संपूर्ण देश के लिए सामान्य एक सरकार और क्षेत्रीय प्रांतीय स्तर पर भिन्न भिन्न सरकारें अलग अलग जगहों पे हो। कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी, मतलब पूरी जगहों पे अलग अलग पार्टी की हो। कभी कभी बहुत पहले ऐसा भी था कि पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार थी, राज्य स्तर पर भी और देश स्तर पे भी। लेकिन अभी क्या है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरकारें बन सकती हैं। संपूर्ण देश के लिए ऐसी सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है। जो पूरे देश की जो सरकार होती है वो संघीय सरकार कहलाती है। भारत में हम लोग इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की जो सरकार होती है विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है। जो क्षेत्रीय स्तर की सरकार होती है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ देशों में प्रांतीय या राज्य सरकारें नहीं होती हैं। वे देश जहां हमारे देश की तरह सरकारों के विभिन्न स्तर हैं, वहां सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान में किया गया है। यानी कि जिन जिन देशों में शक्तियों को इस तरीके से विभाजित किया गया है कि एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी ये भी संविधान की किताब में लिखा गया है, और राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी ये भी संविधान में लिखा गया है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल पक्का तरीके से पता है कि किसको किस बारे में कितना अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, इसे सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर विभाजन मतलब एक यहां बैठा हुआ है, दूसरा यहां बैठा हुआ है, तीसरा यहां बैठा हुआ है। अगर 3 स्तर हैं तो 2 स्तर हैं तो एक ऊपर है एक उसके थोड़ा सा नीचे है। जिसके पास ऊपर है उसकी शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, उदाहरण के लिए यह बेल्जियम में पाया जाता है, श्रीलंका में नहीं। अच्छा, अलग अलग जगहों पे कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता। बेल्जियम में पाया जाता है, श्रीलंका में नहीं। शक्ति का संघीय विभाजन भी, इसे शक्ति का संघीय विभाजन भी कहा जाता है। संघीय विभाजन में इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सत्ता का जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण होता है। ठीक है, ऐसे ही सिद्धांत सरकार में निम्नतर स्तर में भी प्रचलित किए जा सकते हैं, जैसे नगर पालिका एवं पंचायत। मतलब कि इसी तरीके की जो पावर होती है नगर पालिका और पंचायतों को भी थोड़ी और ज़्यादा पावर दी जा सकती है। हमारे यहाँ नगर पालिका और पंचायतों का प्रावधान है, ऑल्दो उनके पास पावर काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला है छठवें का अथवा। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राजनीति में जाति जो है सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। समाज में समुदायों का जो गठन है उसका एकमात्र आधार जाति है। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी विचार पे जातिवाद की पूरी अवधारणा टिकी हुई है। राजनीति में जाति के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप हैं, जो कि आइए देख लेते हैं। नकारात्मक पहलू क्या है? उम्मीदवारों का चयन करते समय पार्टियां मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखती हैं। जब सरकारें बनती हैं तो राजनीतिक दलों को सामान्यतः यह ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उचित स्थान दिया जाए। यानी कि जो पार्टी में जो कोई भी पार्टी है जो सरकार बना रही है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है, जो जातिवाद का नकारात्मक पहलू है उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व तो मिले। यानी कि टैलेंट को छोड़ के ये हो सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पे किसी को उठा के बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया जाए। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। हर जनजाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उचित स्थान देने का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ जगहों पर कम टैलेंटेड लोग बिठा दिए जाते हैं सिर्फ किस बेसिस पे? जाति की बेसिस पे। दलों के लिए प्रचार करते समय राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को विशेष स्थान देते हैं। यानी कि जातियों के आधार पे वो प्रचार करते हैं अपना कि हम फला जाति के हैं तो फला जाति के लोग हमसे जुड़ जाइए, और बाकी जाति के लोगों ने आपका शोषण किया। तो एक तरह से जातियों के बीच में डिवाइड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनके बीच में आपस में भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। इसकी वजह से कुछ राजनीतिक दलों को कुछ जातियों के मददगार और उनके प्रतिनिधियों के रूप में देखा जाता है। तो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको ये कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर जाति को सपोर्ट करते हैं। अब सकारात्मक पहलू की अगर बात कर लें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है कि वो लोग
राजनीतिक समर्थन पाने के लिए सक्रिय हो जाएं। यानी कि जब हर किसी को मताधिकार दे दिया गया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, सब किसी को मताधिकार दे दिया और हर किसी के वोट की कीमत एक वोट ही मानी जाती है, सबके वोट की कीमत एक बराबर है। तो इससे राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ा कि वो जाएं और हर किसी से बात करें उनको वोट देने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जाति का एक तरह से विभाजन खत्म हो गया। चाहे किसी भी जाति का उम्मीदवार हो जो चुनाव लड़ने वाला हो, वो किसी भी जाति के वोटर के पास जाएगा, वो किसी भी जाति के वोटर के पास जाकर उससे बात करेगा, उससे मिलेगा। तो इससे एक तरह से क्या हुआ है, जातिगत जो ऊंच नीच थी उसको कम करने में मदद मिलेगी। इससे उन जातियों के अंदर एक नई उम्मीद जागृत हुई जिन्हें अभी तक छोटा और निम्न माना जाता था। तो एक तरह से उनको भी ये लगने लगा कि हम लोग बड़ी जातियों के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी वोट का राइट उतना ही होता है। देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। कोई भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे सिर्फ एक जाति का बोलबाला हो, मतलब किसी एक जाति को खुश करके आप वो सीट जीत जाएं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको सीट जीतना है, प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति और एक से अधिक समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो ऐसा नहीं है किसी एक जाति को खुश करके आप चुनाव जीत सकते हैं। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट भी नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कितनी भी जातिवादी पार्टी हो, उसे कोई एक समुदाय पूरी तरह से समुदाय के पूरे लोग 100% लोग जाके उसी पार्टी को वोट दे आए। कई राजनीतिक पार्टियां एक ही जाति के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए खड़ा कर सकती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी जो किसी एक पर्टिकुलर जाति को सपोर्ट करती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही उस जाति के लोगों को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेगी। दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है जो किसी दूसरी जाति को सपोर्ट करती है, वो भी पहली वाली के जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है। ये बात यहाँ पे आ रही है। सत्तारूढ़ दल और मौजूदा सांसद या विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हारते हैं। यदि जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। यानी कि कई बार हमेशा ऐसा होता है कि जो सत्ता वाले जिसके अभी शासन है वो अगली बार चुनाव हार जाएगा, अक्सर ऐसा देखने में आता है। अगर सब कुछ जाति के आधार पर होता तो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर जाति की सरकार कभी जाती ही नहीं। क्यों? मान लीजिए कोई जाति बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो अपनी पसंद की सरकार लगातार बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ जाति के आधार पर जो है वो वोट देना मतलब इतना फिजिबल नहीं होता है। अगला देखते हैं, भू संसाधनों को परिभाषित कीजिए और भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए। जैसा इससे पहले भी डिस्कस किया है हम लोगों ने कि भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, और अभी जब पिछले पेपर में हम लोग लैंड डिग्रेडेशन देख रहे थे तो उसमें देखा था हम लोगों ने, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग जो है हम आदिकाल से करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित हैं। मतलब ये जितनी चीजें हैं, मानव जीवन है, वन्य जीवन है, प्राकृतिक वनस्पति है, आर्थिक क्रियाएं हैं, हमारा जो कुछ भी है, परिवहन, सब कुछ हम लोग जमीन पे ही करते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो जो भी जमीन है, हमारी जो जमीन है वो सीमित है और उसका उपयोग जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से प्लान करके करना चाहिए। भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा 43% जो क्षेत्र है वो मैदान है, यानी कि प्लेन फील्ड है। इनका काम किस लिए होता है? कृषि के लिए और उद्योग के विकास में होता है। मतलब वहाँ पे जो प्लेन फील्ड है वहाँ पे खेती की जाती है और उद्योग यानी कि इंडस्ट्री लगाई जाती है। 27% भूमि ऐसे हैं जहाँ पे पठार हैं। पठार ऐसे ऊंची जगहों को कहा जाता है जिनका पीक जो होती है वो फ्लैट होती है। मतलब ये ऊंची जगह तो है लेकिन पीक जो है ऐसे टेबल जैसी होती है, उनको पठार कहते हैं। तो 27% भूमि पे पठार है। यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं? खनिज मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, ईंधन मिलता है और वन बहुत सारे जंगल मिलते हैं। ठीक है, बाकी 30% भूमि जो है उस पर पर्वत हैं जो कि 12मासी नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है। यानी कि देश की जो 12मासी नदियां हैं जिनसे देश के पानी की आपूर्ति होती है वो, और पर्यटन यानी कि हम लोग जो टूरिज्म करते हैं उसके लिए ये लोग अच्छी परिस्थितियां प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो पहाड़ होते हैं। आगे देखेंगे भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो ढेर सारे पॉइंट हैं यहाँ पे देखेंगे हम लोग। आइए एक बार देख लेते हैं। भूमि का उपयोग जो होता है, भूमि संसाधनों का उपयोग वनों के लिए होता है। और वन से जैसा आप जानते हैं कि वन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिल जाती है, पत्ते मिल जाते हैं, खाल मिल जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है,
जानवरों के रहने के लिए जगह मिल जाती है। वनों कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि भी होती है, बहुत सारी ऐसी होती है जो कृषि के लिए मतलब उपलब्ध नहीं है, जैसे बंजर हो कृषि के योग्य भूमि है, इन पे इंडस्ट्री बिठाई जा सकती है। गैर कृषि प्रयोजनों, जो कृषि से हट के काम है उनके लिए जो जमीन होती है उनमें लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई, इंडस्ट्री जो डेवलप की गई हैं, ये जमीनें जो होती हैं इनका भी इस्तेमाल जो होता है भूमि संसाधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कृषि से हट के जो काम हो रहे हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जो होती हैं, जो प्रति भूमि तो है जिनको छोड़ा गया जानबूझ के, उसके अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि जिनको जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, जिनको अस्थायी चारागाहों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अन्य गोचर भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो होती है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं की जाती है। अलग अलग तरीके के जो वृक्ष और वृक्ष की फसलें लगाई जाती हैं उनको हम लोग कृषि की भूमि में शामिल नहीं करते, जैसे सेब के बागान जैसी जगह होगी उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी बंजर भूमि जहाँ पे खेती हो सकती है यहाँ पे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं की गई है। खेती तो हो सकती है लेकिन पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं की गई है। इन संसाधनों का भी उपयोग अच्छे से किया जाना जरूरी है। प्रति भूमि, फैलो लैंड जिन्हें कहते हैं, जहाँ पर 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि, जहाँ 1 से 5 साल से खेती नहीं की गई हो, उनको भी हम लोग पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। और उसके अलावा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र होता है जिसपे फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाती हैं। जहाँ पे हम लोग फसलें बोते हैं और काटते हैं उनको हम लोग निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लैंड एरिया है जिसके ऊपर कोई खेत है जिसके ऊपर आपने एक ही कृषि वर्ष में मतलब एक ही साल के अंदर 1 से ज़्यादा फसलें उगा दी, जैसे गेहूँ और धान दोनों उगा दिया, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। सपोज के लिए 1 बीघे पे आपने गेहूँ उगाया, फिर उसकी फसल काटने के बाद उस पर धान भी उगा दिया, तो उसको आपको 2 बीघे कहना पड़ेगा, तो उसे हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या फिर सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता एक गंभीर समस्या है, समीक्षा कीजिए, इनके समाधान है तो कोई 4 उपाय समझाइए। जैसा आप लोग जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, तो और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा दोहन की वजह से बहुत ज़्यादा जल का हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है जल संसाधन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है और एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। तो इस बारे में हमें इसकी समीक्षा करनी है और कुछ 4 उपाय सुझाने हैं जिससे हम लोग जल की समस्या को दूर कर सकें। जल दुर्लभता और जल संरक्षण के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? जल की पूर्ति की तुलना में कमी को, मतलब जितनी पूर्ति हो रही है, जितनी पूर्ति होनी चाहिए उससे कमी आ जाए तो इसी को जल दुर्लभता कहते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी पूर्ति ना हो पाए तो उसको जल दुर्लभता या जल अभाव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें परिस्थितियों यानी कि जो इकोसिस्टम है, हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, उनके समुचित संचालन हेतु तो आवश्यक जल की कमी हो जाती है। यानी कि वाटर स्कार्सिटी या जल दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम लोगों के आसपास के क्रियाकलापों के लिए जो हमारा इकोसिस्टम है उसके चलने के लिए जो जरूरी पानी की मात्रा है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। ये कमी होती क्यों है? मौसमी व वार्षिक वर्षण की मात्रा में अंतर के कारण होती है। मतलब मौसमी वर्षा जो होती है उसमें कोई कमी आ जाए या फिर पूरे सीजन में पूरे वर्ष में जितनी वर्षा होती है उसमें अगर कमी आ जाती है तो हम लोगों के पास जल की कमी हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जल जो है घरेलू उपयोग के साथ साथ कृषि के लिए, मतलब जितनी भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं उसमें बहुत सारी क्रियाओं में जल बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। जैसे घरेलू उपयोग है, पीने के लिए काम आता है, खाना बनाने का काम आता है। उसके अलावा कृषि के लिए भी आवश्यक होता है। कृषि के लिए हम लोग बिना सिंचाई के हम लोग कृषि करना बहुत मुश्किल होता है। सिंचित कृषि में जल का अधिक प्रयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाई जा सकती है। तो जो ज़्यादा दोहन होता है जल का वो हमारे घरेलू उपयोग में और कृषि में बहुत ज़्यादा दोहन होता है। तो अगर इसको हमें रोकना है तो क्या किया जाए? शुष्क कृषि टेक्निक या फिर सूखा प्रतिरोधी फसलों को, यानी कि अगर कम पानी भी मिले तो भी फसल उग जाए, ऐसी नस्ल डेवलप कर दी जाए। अगर किसी फसलों का विकास कर दिया जाए, फसल की ऐसी नस्ल डेवलप कर दी जाए तो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। तो एक तो कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी प्लस जल का उपयोग भी कम होगा। जलाभाव या जल की कमी के कारण क्या, मतलब जल अभाव या जल की कमी के क्या कारण हैं?
जलाभाव का प्रमुख कारण जो है कम वर्षा है और मौसमी वर्षा तथा वार्षिक रूप से वर्षण में अंतर है, यानी कि जो बारिश कम होती चली जा रही है और मौसम के पिछले साल के कंपैरिजन में किसी मौसम में कम वर्षा हुई है या फिर पिछले साल के कंपैरिजन में वार्षिक वर्षा में कोई अंतर आ गया तो उस वजह से भी हमें जल का जो है अभाव होता है। इस तरह की परिस्थिति देश में सूखे की स्थिति को उत्पन्न करती है। अगर वर्षा कम होती है तो सूखा बहुत ज़्यादा मतलब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल का अतिशोषण यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना, अत्यधिक उपयोग करना यानी कि जितना जरूरत है उससे ज़्यादा उपयोग करना, और सामाजिक समूहों के मध्य असमान वितरण भी जलाभाव के मुख्य कारण है। जलाभाव का मुख्य कारण ये भी है कि आप लोग हम लोग जो जल है, जो पानी है, उसका जो है पूरी तरह से अच्छे से वितरण नहीं है, और सामाजिक समूहों के मतलब जो हाई क्लास के लोगों के पास जल थोड़ा ज़्यादा है, जो लो क्लास के लोगों के पास जल थोड़ा कम है। स्पेशली अगर ये समस्या देखनी है तो कभी दिल्ली के अंदर आप लोग जाके देखिए, वहाँ पे जो लोअर गरीब बस्तियों वाले लोग हैं उन लोगों के पास पानी इजीली नहीं पहुँचता है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है क्योंकि घरेलू कार्यों में जल का उपयोग अत्यधिक होता है। तो अगर हम लोग जनसंख्या का जो है क्या कहते हैं, जल का अतिशोषण रोक दें और जनसंख्या की कमी कर दें तो क्या होगा, जल का जो है संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें और जनसंख्या में थोड़ी कमी कर दें तो जनसंख्या क्या होगी, कम जनसंख्या होगी तो कम पानी का दोहन होगा। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए विशेषकर शुष्क मौसम में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से खाने की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, उसके लिए हमें खाना ज़्यादा उगाना पड़ रहा है, तो पानी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनसंख्या एक तरह से हमारे जनसंख्या का नियंत्रण जलीय संसाधनों के संरक्षण में हेल्प कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर्स यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों की सेवाओं को अलग अलग लोगों तक पहुंचाने में और प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करते हैं। आइए देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाली गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है, यानी कि सर्विस का प्रोडक्शन और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास को बढ़ाने वाली जो गतिविधियां होते हैं उनको टर्शियरी सेक्टर में कहा जाता है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, यानी टर्शियरी सेक्टर में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं। यानी कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो चीज़ें उपज रही हैं, जिनको उत्पादन किया जा रहा है, उनमें सहयोग प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं? उनका परिवहन फैसिलिटेट करते हैं, उनका परिवहन करने में, उनका भंडारण करने में, संचार की व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, ये सब जो है, ये सब करके, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करके टर्शियरी सेक्टर जो है या तृतीय क्षेत्र जो है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को हेल्प करता है। ये गतिविधियां वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चूँकि ये सेवाओं का वो है, सेवा का सृजन कर रही है, मतलब एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं या फिर सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक और सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर उद्योग, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बीपीओ कहते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग जिसको केपीओ कहते हैं, और कॉल सेंटर जैसी चीज़ें जो हैं, ये क्या हैं? ये सब टर्शियरी सेक्टर की चीज़ें हैं, टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब इनका महत्व जो है 1973-74 से लेके 2013-14 के बीच में तीनों क्षेत्र को, यानी प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों के में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश वृद्धि जो है टर्शियरी सेक्टर में हुई है। और ये टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि के कारण क्या है? किसी भी देश में विभिन्न प्रकार की बुनियादी सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक और तार सेवा, कचहरी, थाना, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा यानी कि जो डिफेंस होता है, परिवहन, बैंकिंग, बीमा कंपनी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी देश के विकास के लिए। और विकासशील जो देश है हमारे देश में, इन सारी सभी जो ये सर्विसेज हैं, इनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व जो होता है किसके पास होता है? सरकार के पास होता है।
दूसरी जो चीज़ है कृषि और उद्योग के विकास में, कोई भी इंडस्ट्री या कृषि उसके विकास का अगर उसको डेवलपमेंट होना है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सर्विसेज उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर परिवहन नहीं होगा तो कितना भी आप उगा लीजिए कहाँ जाएगा, बिकेगा कहाँ, ठीक है। मार्केट भी जरूरी होती है, तो बाजार भी एक तरह से टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आता है। तो इन सेवाओं का अगर विकास होगा, क्या कहते हैं, परिवहन और व्यापार और भंडारण का विकास होगा या टर्शियरी सेक्टर का विकास होगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को हेल्प मिलेगी। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जितने ज़्यादा अधिक विकसित होंगे, इन सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितना ज़्यादा प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को हम विकसित करते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती चली जाएगी तृतीयक क्षेत्र की। लोगों की आय बढ़ने के साथ सेवाओं, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, वैसे अलग अलग तरह की सेवाएं वो लोग, उनकी सेवाओं, उनकी डिमांड सेवाओं के लिए बढ़ती चली जा रही है। जैसे पर्यटन, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल और निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सब चीज़ों की मांग बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता चला जा रहा है, वो वैसे वैसे इन चीज़ों की मांग उनकी बढ़ती चली जा रही है। ये परिवर्तन हमें विशेष रूप से बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं भी निकल के आई हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ के आई हैं और ये सर्विसेज जो हैं आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। इन सेवाओं के प्रसार में तीव्र वृद्धि अभी भी जारी है, वो भी टर्शियरी सेक्टर में ही आती हैं, तो उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए है। 8वें का अथवा है उपभोक्ता अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। उपभोक्ताओं का अधिकार मतलब, उपभोक्ता पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम पिछले पेपर में भी डिस्कस किए थे कि उपभोक्ता वो लोग होते हैं जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको उपयोग करने वाले लोगों को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। यानी हम लोग जो हैं, जो कोई प्रोडक्शन लेकिन प्रोड्यूस हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं। और इनके अधिकारों के लिए इनका शोषण ना हो जाए, उसके लिए हमारे यहाँ उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। इसमें जो उपभोक्ताओं के लिए जो अधिकार जो है जो डाले गए हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, इसको हेडिंग बना लीजिए, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन तथा संपत्ति आदि के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी था, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सुरक्षा का अधिकार है उपभोक्ताओं को, उनको यह अधिकार है कि वो सभी वस्तुओं से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति आदि को हानि पहुँचा सकती हैं। अगला जो है उनका अधिकार, जो दूसरा चीज़ है, सूचना पाने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को जो भी चीज़ें वो खरीद रहे हैं उसके बारे में सूचना पाने का भी अधिकार होता है। जो भी वस्तुएं या सेवाएं वो खरीद रहे हैं, उनके मूल्य, उनकी मात्रा और उनकी गुणवत्ता संबंधी सूचनाएं जो हैं पता कर सके, मतलब कितने पैसे में वो खरीद रहे हैं, उसकी अमाउंट कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार है। अगला है चुनने का अधिकार, तीसरा जो है वो चुनने का अधिकार। उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता तथा उचित मूल्य की जानकारी रखें, यानी कि वो उसकी क्वालिटी और उसके उचित मूल्य, मतलब उसका जो फिजिबल प्राइस है, जिसको जो ठीक जो दाम है उसकी जानकारी रखें। और अगर केवल एक ही विक्रेता कोई सामान बेच रहा है तो उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार ठीक मूल्य पर सही वस्तु का चुनाव कर सके। उसके अलावा सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता के साथ अगर कभी कोई भी उसके हितों से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आती है, तो जो उससे सुरक्षा के लिए जो वो अलग अलग संस्थाएं जो हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हितों की सुरक्षा के लिए जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनसे यह आश्वासन पाने का अधिकार है कि उसकी समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उपभोक्ता की जो भी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाना, ये जो है उसके हितों से जुड़ी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनका काम है। और ये जो है उपभोक्ता का अधिकार होता है कि वो उस पर सुनवाई उसके लिए की जाए। शिकायतें निपटाने का अधिकार, प्रत्येक उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि जब उत्पादों को द्वारा वह शोषित हो अथवा ठगा हुआ अनुभव करे तो उसकी शिकायत का समाधान उसके हक में ठीक प्रकार से किया जाए। अगला प्रश्न है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें हम लोग, जैसा आपको पता है, हम क्या करते हैं, मानचित्र में सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनके आंसर यहीं पे देख लेते हैं और उसके बाद से आगे जाके मैप में हम लोग उनको लोकेट करते हैं। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। रिपीटेड प्रश्न है, पिछले वाले में भी था। चंपारण में हुआ था, बिहार में 1917 में गांधी जी ने इसे लीड किया था। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये भी पिछली वाले प्रश्न का ही रिपीटेड है।
उसमें क्या है अहमदाबाद में हुआ था, ये भी गांधी जी ने लीड किया था, 1918 की बात है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये भी हम लोगों ने अभी पीछे देखा है, ये हुआ था कहाँ पे, नागपुर में। वह स्थान जहाँ पे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि दांडी से शुरू किया था, मतलब दांडी मार्च जिसे कहते हैं, जिसको वहाँ पे गुजरात से उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से शुरू किया था गांधी जी ने। वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी, ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। आइए इन चीज़ों को एक बार हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों की लोकेशन जो है कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला जहाँ पे नील के जो चंपारण का सत्याग्रह जो है वहाँ पे कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, जो बागान मालिकों ने, मतलब बागान के किसानों ने किया था, नील का जो खेती के अगेंस्ट हुआ था। दूसरा जो है कपड़े के मिल के मजदूर जो है अहमदाबाद में आंदोलन करते हैं, ये गुजरात के अंदर है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो 1920 का जो अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे जो क्या कहते हैं 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, क्या किया गया था वहाँ पे, कांग्रेस का अधिवेशन 1920 वाला जो हुआ था वो वहाँ से, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से असहयोग आंदोलन का जो मांग शुरू किया गया था, यहीं पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तीसरा स्थान जो है, जो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो तो नागपुर ही है, जहाँ से असहयोग आंदोलन का। चौथा प्रश्न जो है, कहाँ से सविनय अवज्ञा प्रारंभ हुआ था, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, दांडी मार्च जिसे कहते हैं। सबसे आखिरी ऑप्शन जो है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी वो लाहौर आजकल पाकिस्तान में है, ये हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी नाम सहित चित्र में ये वाले साइन से दिखाना है हम लोगों को। इस तरीके से जैसा मैंने बताया पहले भी कि अगर नदी जो है तो उसका जो है उद्गम क्षेत्र से शुरू करके जहाँ पे नदी जाके गिरती है वहाँ तक दिखाते हैं। राजस्थान की राजधानी नाम सहित दिखाना है हम लोगों को। कांडला बंदरगाह जो है वो हम लोग को ट्रायंगल से दिखाना है। और कार्बेट उद्यान जो है वो कहाँ पे है ये हमें दिखाना है। अरावली श्रेणी जो है उसको हमें इस तरीके से दिखाना है। तो ताप्ती नदी जो है हमारा गुजरात में बहती है। ये राजस्थान की राजधानी सबको पता है जयपुर है। कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह हमारा ये भी गुजरात में ही है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में, अरावली श्रेणी जो है हमारी राजस्थान में पड़ती है। आइए एक बार हम इन सभी चीज़ों को लोकेट कर लेते हैं। आइए सबसे पहला जो है ताप्ती नदी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ से निकल रही है। मध्य प्रदेश से होते हुए ये जाके खंभात की खाड़ी अरब सागर में इनका ये आके गिरती हैं, गुजरात से होते हुए जाती हैं, बीच में महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा एरिया इनका पड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था जयपुर की। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी पूछी गई थी जो कि जयपुर है। तीसरा प्रश्न था कांडला पत्तन कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये कच्छ जिले में है। कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले में कांडला पत्तन है। अगला प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न क्या था, चौथा प्रश्न था कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। और पांचवा प्रश्न था अरावली श्रेणी। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में ऐसे ही ये अरावली श्रेणी पूरे राजस्थान में फैली हुई है। इस तरीके से हमारा ये चौथा सेट भी खत्म होता है।